गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 10 का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स पेपर का पहला चैप्टर है। इसका नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में अगर कुछ चर्चा किया है क्लास में, ठीक नहीं तो समझिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल राउंड प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो। तो ये कहलाता है मिक्स ऑफ गोल। इसमें देखते हैं डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल्स। हर स्टूडेंट का गोल एक नहीं हो सकता, हर पीपुल का गोल एक नहीं हो सकता। स्टूडेंट का अलग गोल है, बिजनेसमैन का अलग गोल है, लेबर का अलग गोल है। तो इसको कहते हैं डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। तो जिसका जो स्टेटस है, जो सिचुएशन है, सोशल कंडीशन है, उस हिसाब से उसका गोल होता है। गोल लक्ष्य समझते हैं, नोशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं। हर पर्सन चाहता है कि वो बेटर हो, प्रेजेंट से फ्यूचर में बेटर हो जाए। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल है। तो बुक में देखिए दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल कुछ पढ़ेंगे, टेबल है, उसको नहीं बनाया यहां पर। इसे लैंडलेस लेबर है, जिसके पास लैंड अपना नहीं है, वो क्या करता है, दूसरे के यहां लेबर का काम करता है। तो वो क्या चाहता है, मोर वेजेस, यानी लेबर कॉस्ट ज्यादा मिले, डेली वर्क मिले, गवर्नमेंट का स्कूल हो जहां बच्चा उसका अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन हासिल कर सके, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और वो डेमोक्रेसी है, किसी भी पोस्ट पर जाने का स्कोप हो उसके पास, पॉलिटिकल भी। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहता है जो लैंड लेवल है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है बुक में, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। तो जो फार्मर्स, प्रोस्पेरस मतलब होता है सुखी संपन्न। तो जो सुखी संपन्न यानी बिग फार्मर्स है, उसका एम क्या होता है, एमएसपी ज्यादा हो। एमएसपी समझते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर गवर्नमेंट अनाज खरीदती है। तो एमएसपी ज्यादा रहेगा तो उस फार्मर्स को प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और वो चीप लेबर चाहता है, चीप लेबर, देखिए लेबर चाहता है कि इनकम बढ़े, और जिसको लेबर से काम करवाना है बिग फार्मर्स को, वो चाहता है कि लेबर सस्ता मिले। तो सस्ता लेबर मिलेगा कब, जब लेबर सस्ता में काम करने को तैयार होगा। वो चाह रहा है कि मेरी मजदूरी बढ़े, तो इसी कह रहा है। इसमें दिया है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ को भरना है खुद बुक में, जो नहीं दिया गया है। जैसे अब रिच फैमिली की गर्ल्स है, तो वो क्या चाहती है कि जितना हमको फ्रीडम मेरे ब्रदर को मिलता है, उतना ही हमको भी मिले, हम जहां चाहे बाहर जाके पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। अब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, उसके लोग क्या चाहेंगे कि हम अपने घर छोड़कर चले जाएं और डेवलपमेंट कंट्री के हो, कभी नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं छोटा छोटा डैम बने। तो हर आदमी का इसमें देखिए कितना टेबल में दिया हुआ है, घर पे देखेंगे बुक में, जितने लोग हैं उनके डिफरेंट गोल है। यहाँ पर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन, जिसके पास इरिगेशन का साधन नहीं है, वो क्या चाहेगा कि गवर्नमेंट का ट्यूबवेल रहे और गवर्नमेंट कैनाल बना दे, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में हुआ है। अब है रूरल वोमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली। लैंड ओनिंग फैमिली है, मतलब सुखी संपन्न, वो चाहती है कि बराबरी का दर्जा मिले, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर में जो बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है युवा, क्या चाहता है कि उसको रोजगार मिले, बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे, जॉब मिले, प्राइवेट कंपनी ज्यादा हो जहां उसको नौकरी मिल जाए। ये बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, रिच फैमिली का जो बॉय है वो चाहता है कहीं दूर जाके पढ़े अच्छे जगह में, ज्यादा पैसा है तो। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, देखिए इसमें दिया हुआ है, ये आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। कभी बताए थे नर्मदा वैली का जो आदिवासी है वो चाहेगा कि डैम ऐसा बने कि छोटा छोटा डैम बने और इरिगेशन लोकल लोगों को मिले। बिग डैम से क्या होता है, लार्ज स्केल पर एरिया डूब जाएगा पानी में, सबमर्ज करते हैं इंग्लिश में।
तो डूब जाएगा तो फिर उनको वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, तो उससे उनको फायदा मिलेगा नहीं डायरेक्ट। वो चाहते हैं कि छोटा छोटा डैम बने। यही टेबल का थीम है। अब यहां पर देखिए इनकम एंड अदर गोल। देखिए इनकम एंड अदर गोल टॉपिक है। सिर्फ इनकम लोग नहीं देखता है, इनकम तो है ही, डेवलपमेंट में पहला चीज इनकम है, इनकम होना ही चाहिए, लेकिन और भी चीज होनी चाहिए। जैसे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट वहां मिले, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, फ्यूचर में प्रमोशन का चांस हो, फैमिली के लिए आप टाइम दे सकते हैं, तो आपके बच्चे के पढ़ने की सुविधा फैसिलिटी मिले, तो वहां लोग काम करना ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, तो पैसा तो है ही, पैसा के अलावे भी और सारे गोल होते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लोग हो सकता है काम करना नहीं चाहे। अब कोई बिहार सिर्फ में कमा रहा है 20,000, उसको अगर जो चेन्नई में मिले 40,000 तो वो सोचेगा ही सब बात, डबल इनकम है लेकिन फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ और बात हो, तो वो नहीं जाना चाहेगा। तो वही आता है अदर गोल में, इनकम के अलावे भी लोग चाहते हैं ये भी चीज। इसमें है मनी और मटेरियल थिंग्स। देखिए मटेरियल थिंग किसे कहते हैं, समझिए बात को। जो चीज पैसा से खरीदा सकता है इसको कहते हैं मटेरियल थिंग्स। मार्केट में जितना चाहिए पैसा से खरीद सकते हैं, और जो चीज पैसा से नहीं खरीद सकते हैं उसको कहते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे फ्रेंडशिप है, मदर फादर पेरेंट्स का प्यार है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ये क्या पैसा से खरीदा सकता है? नहीं, उसको कहते हैं नॉन मटेरियल। ठीक है, इसको समझना। तो गोल में डेवलपमेंट में ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ? कंट्री चाहती है कि हम आगे बढ़े, ऑलराउंड डेवलपमेंट मेरे पीपुल का हो। यहां पर है कन्फ्लिक्टिंग नोशन। कन्फ्लिक्टिंग नोशन किसको कहें? कन्फ्लिक्टिंग नोशन का मतलब है, कन्फ्लिक्ट में क्या होता है? झगड़ा, झगड़ा होना, विवाद होना। तो कन्फ्लिक्ट झगड़ा कब होगा भाई? जब डेवलपमेंटल गोल दोनों एक दूसरे से मिलता है, यानी दोनों का गोल एक ही है और दोनों हासिल करना चाहता है। ठीक है, अब जिससे वेजिटेबल सेलर है, दो एक ही जगह, दोनों कंपटीशन है, उसका ऑटो चलाने वाला से कंपटीशन नहीं हो सकता। तो कन्फ्लिक्टिंग गोल उसको कहते हैं जहां एक दूसरे का टकराव पैदा हो जाए, एक का डेवलपमेंट दूसरे का बर्बादी का कारण बन जाए, तो उसको कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल। जैसे इसमें पढ़े लोग, लेबर चाहता है मजदूरी बढ़े, जो लेबर से काम कराने वाले बिग फार्मर्स हैं वो क्या चाहते हैं? सस्ती हो मजदूरी। तो कन्फ्लिक्टिंग गोल यहां पर होगा है कि नहीं? यहां पर हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट, तो कैसे कंपेरिजन करेंगे? कहता यहां पर कंपेयर करेंगे कैसे? तो यह देखिए बुक में दिया हुआ कंपेयर कीजिए, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें घर पर देखेंगे। यहां पर देखिए पहले एक एग्जांपल है कि मल्टीनेशनल कंपनी ने एक गरीब अफ्रीकन कंट्री में जाके उसका जो है टॉक्सिक मटेरियल का जो कचरा था उसको फेंक दिया। अब बताइए, टॉक्सिक मटेरियल का जो कचरा है वो लोकल कंपनी फेंकवा दिया, तो डेवलपमेंट किसी और कंट्री का हुआ और यहाँ पर लॉस कौन सा? कोई और कंट्री। इसका देखिए एग्जांपल दिया हुआ, फिगर दिया हुआ। ये डेवलपमेंटल गोल है नहीं, एक का बिल्डिंग बहुत ऊंचा है, बाकी का एकदम झोपड़ी है, तो ये नहीं। यहां पर देखिए कैसे कंपेरिजन करेंगे कंट्री में। तो सबसे पहले आता है एवरेज इनकम। देखिए एवरेज इनकम का ही दूसरा नाम है पर कैपिटा इनकम। समझना, दोनों एक ही चीज, कंफ्यूज नहीं करना। एवरेज इनकम का ही दूसरा नाम है पर कैपिटा इनकम। कैसे निकालते हैं? सिंपल है, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। आप टोटल इनकम को डिवाइड करो किससे? टोटल नंबर ऑफ पीपुल। तो इससे क्या हो जाएगा?
पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय, इसको कहिए औसत आमदनी इसको कहते हैं। ये बहुत चीज है, बड़ी चीज है। और यहाँ पर देखते हैं एवरेज इनकम, यहाँ पर देखिए दो कंट्री का एग्जाम्पल जो है ए एंड बी, दोनों का नेशनल इनकम एक ही है, लेकिन एक कंट्री में गरीबी ज्यादा है, एक आदमी बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। एक कंट्री है जहां एवरेज है, तो ये कंट्री ज्यादा खुशहाल है, ठीक है। यहां पर देखेंगे कहता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम। इसमें दिया है कि महाराष्ट्र जो है, या ओल्ड बुक होगा उसमें पंजाब दिया होगा, देखिएगा पे टेबल है दिया हुआ, वो इनकम में आगे है केरल से, लेकिन बाकी चीज में वो पीछे है। नीचे देखिए दिया हुआ क्या क्या चीज पीछे हो सकता है, क्या क्या चीज पर रिजल्ट निकलता है। जैसे आप एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, नंबर अच्छा लाते हो, बाकी सब्जेक्ट में दूसरा रेस्टोरेंट ले आए आपसे ज्यादा नंबर, तो उसका रोल आगे होगा, रैंकिंग अच्छी होगी। यहां पर है देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर है लिटरेसी रेट, देखिए फिर है लिटरेसी रेट, और फिर है देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो, तीनों को देखेंगे। अब यहां पर कहता है 100%, 14 से 15 साल तक के बच्चों के लिए है। इन्फेंट किसको कहते हैं? 1 साल तक के बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट, 1 साल तक का बच्चा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाते, मर जाते हैं? पर 100 में, 100 में कितने बच्चे जो है इन्फेंट जो अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाते, उसको कहते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर केरल आ गया है महाराष्ट्र। लिटरेसी रेट कितने? 7 इयर्स और उससे ऊपर काउंट करने का मिनिमम एज है 7 इयर्स। स्टूडेंट पढ़ा लिखा है कि नहीं, कैसे काउंट करेंगे? ये नहीं कि कोई 5 इयर्स का बच्चा उसको आप इलिटरेट नहीं कर सकते, 7 इयर्स से काउंट करते हैं। तो लिटरेसी रेट में भी केरल आगे हो जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल तक के बच्चा कितना स्कूल को अटेंड कर रहा है, देखेंगे कि स्कूल में कितने बच्चे हैं उस एज ग्रुप के, बाकी स्टेट से कंपेरिजन किया जाएगा उसका कि वहां कितने स्टूडेंट स्कूल में है और कितने बाहर है। तो ये सब चीज में केरल आगे हो जाता है महाराष्ट्र से, देखिए हम। तो इसीलिए महाराष्ट्र की जो रैंकिंग है वो आगे है। अब इस बात को समझिए, इन्फेंट समझ गए इस चीज को। अब है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी किसको कहते हैं? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, पीने का पानी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि जहां पीडीएस समझते होंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन की दुकान कहते हैं बोलचाल की भाषा में, जिस स्टेट में वो ज्यादा सक्सेस है, सस्ता दाम पर जो अनाज मिल जाता है, वो स्टेट डेवलप ज्यादा है। जिस स्टेट में कम सक्सेस है, बिहार में देखिए कम सक्सेस है, साउथ इंडिया में ज्यादा सक्सेस है, तो वहां पे केरल में वगैरह में तो कम रेट पर उनको अनाज मिल जाता है, उनका सेविंग होता है। तो पब्लिक फैसिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैसे निकालते हैं समझिए। बॉडी मास इंडेक्स में कैसे निकाले, हम अपना निकाल के बताते हैं। आप वेट निकाल लो किसी आदमी का, BMI देखिए हम अपना निकाल के बता देते हैं। BMI अब हम निकालते हैं, मान मेरा वेट है 90 kg, 90 kg लिख दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे, हाइट को मीटर में निकालेंगे, 1.8 मान लीजिए, इसको स्क्वायर बनाएंगे, फिर 1.8 कर देंगे। अब इसको निकाल के देखो घर पे, अपना ही निकाल के देखो, लेकिन 18 ईयर्स से नीचे वालों का नहीं, 18 ईयर्स होना चाहिए तभी एडल्ट का। अगर ये 18.5 या उससे कम आता है तो वो आदमी माना जाएगा अंडर वेट, यानी कि जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं है,
उसको अंडर वेट कहेंगे, ठीक है। और अगर ये 25 से या 25 या उससे ज्यादा गया तो मानेंगे ओवरवेट, यानी वजन एवरेज से क्या है ज्यादा। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है क्या बताता है कि आदमी का वेट जरूरत से कम है कि जरूरत से ज्यादा है, यही है बॉडी मास इंडेक्स है। समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसमें देखेंगे, यहां पर देखिए टेबल दिया हुआ है 187 कंट्री का ये है। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट है, ये निकलता है, इस क्लास में 30 स्टूडेंट है तब ये निकलता है, तो डिफरेंस है। तो 187 कंट्री का निकला है। आप देखिए इंडिया का रैंकिंग इसमें दिया है 135, सोचिए बहुत है ऊपर। श्रीलंका देखिए, इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री उसी का दिया है, तो श्रीलंका इंडिया से बहुत आगे है कि नहीं। अब यहां पर देखते हैं इसमें क्या चीज है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम डॉलर में निकाला जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी इकोनॉमी अमेरिका की मानी जाती है, उसका करेंसी का मान्यता ज्यादा है। इंटरनेशनल ट्रेड में या वर्ल्ड लेवल पर जो भी इनकम की बात होती है वो डॉलर में होती है, चाहे आपका करेंसी कुछ भी हो, डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद जोड़ा जाएगा। अब यहां पर देखिए इंडिया में, श्रीलंका में देखिए पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, इंडिया में उस कंपेरिजन में कम है, और कंट्री में तो और भी कम है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो एवरेज इनकम एक क्राइटेरिया हुआ, दूसरा क्राइटेरिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन, एक्सपेक्ट से बना एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट करना मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। एक्सपेक्ट हम कितना दिन जिंदा रह सकते हैं, यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना दिन जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये हमारी इच्छा पर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मेरा जो है बर्थ किस स्टेट में, किस कंट्री में हुआ है। बिहार में इन्फेंट मोर्टिलिटी ज्यादा है, केरल में कम है। अब सोचिए जो बच्चा केरल में जन्म लिया उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो जाएगा, बिहार में जो बच्चा जन्म लिया उसका कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसा, आप कहां जन्म लिए, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में तो ये 3 चीज हुआ। फिर देखते हैं यहां पे अब लिटरेसी रेट परसेंट में निकालते हैं, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं भाई, ये निकालेंगे। और उसके बाद एसडीआर रैंकिंग आप निकालेंगे, जैसे टोटल सब्जेक्ट का नंबर जुड़ता है तब रिजल्ट निकलता है ना रैंकिंग, वैसे यहाँ एसडीआर निकलता है। ये एसडीआर निकलता है सब चीज जोड़ने के बाद। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके बाद हाँ लिखा दिया हुआ है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और उसके अलावा लिटरेसी रेट है, उसके बाद इनकम है। तो तीनों में आप कहां पे खड़े हैं, तीनों का रैंकिंग अलग अलग बनती है, फिर तीनों का मार्क्स जुड़ता है नंबर, उसके बाद एचडीआर निकल जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए ज्योग्राफी में भी चीज हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां पर भी आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिंदी होता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि नेचर को डैमेज किए बगैर डेवलपमेंट करना। इससे क्या फायदा है, इससे बेनिफिट ये है कि सारा सोर्स कहां से मिलता है हमें, नेचर से। ह्यूमन सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है, और नेचर को ही अगर हम डैमेज कर दिए तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है खास के जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको बचाने की जरूरत है, या उसका ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि कमिंग फ्यूचर में उसका स्टॉक समाप्त हो जाएगा। जब स्टॉक समाप्त हो जाएगा
तो फिर क्या करेंगे? एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोल, गैस। 50 to 60 ईयर्स में ये खत्म होने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम? तो उसका दो ही ऑप्शन बचता है, या तो रिन्यूएबल रिसोर्स को डेवलप कर लिया जाए, उसकी जरूरत नहीं पड़े, या उसका कंजर्वेशन किया जाए और उसका ऑप्शन ढूंढा जाए, और कोई कहीं है मिनरल्स तो उसको पता लगाया जाए। तो यही अगर ऐसा हम करेंगे तो एक दिन डेवलपमेंट रुक जाएगा। जब डेवलपमेंट रुक जाएगा तो जो अभी आप प्रेजेंट में लोग जो डेवलप करा रहे हैं वो फिर पीछे की ओर जाना पड़ेगा, जो कि कोई चाहता नहीं है। तो इसमें यही चीज है कि नेचर ने जो दिया है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के चलना है, यानी जो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है उसको भी उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि बस सारा यूज आप कर लो, अब फ्यूचर में जो लोग आवे वो खाली म्यूजियम में देखे कि कोल कैसा होता है, वो दिन नहीं आवे उनको। तो इसके लिए नेचर को बचाने की जरूरत है। इको फ्रेंडली बिहेव करेंगे तब हम बचा सकते हैं। जैसे इंडिया में दिया है ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर इंडिया में लगातार नीचे जा रहा है। क्या कारण है? ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, HYV का यूज किए, लार्ज स्केल पर वाटर की जरूरत है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है वाटर का डिमांड बढ़ गया है। रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट साफ है, जब डिमांड बढ़ेगा तो वाटर साइकिल प्रभावित होगी। वाटर साइकिल समझते हैं हम लोग, यूज करते हैं, फिर वाटर अंडरग्राउंड जाता है, फिर आता है वापस। अगर उस साइकिल को हम डिस्टर्ब किए, यानी गया 100 लीटर वाटर नीचे और निकाल लिया 200 लीटर, तो क्या होगा? ग्राउंड वाटर का जो स्टॉक है वो प्रभावित हो जाएगा। तो फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट नहीं रहेगा, यानी हम लोग प्रेजेंट से पीछे की ओर लौट जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि नहीं? अब यहां पर देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जारी करता है UNDP, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक्सहॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। देखिए इसमें टेबल दिया हुआ है कि मिडिल ईस्ट कंट्री में स्टॉक कितने साल चलेगा भाई। मिडिल ईस्ट कंट्री समझते हो, जिसको अरब कंट्री भी कहते हैं, गल्फ कंट्री भी कहते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, लेबनान, ये सब देश जो है कंबाइंड रूप से कहलाता है मिडिल ईस्ट कंट्री। वहां पेट्रोल ज्यादा है, 78 ईयर्स में खत्म हो जाएगा। अमेरिका में 12 ईयर्स में खत्म हो जाएगा, अब वर्ल्ड में 53 ईयर्स में खत्म हो जाएगा। आप सोचिए तो फिर क्या होगा हाल? तो उसको अभी सोचने की जरूरत है, ये नहीं कि जब समाप्त हो जाए तब सोचेंगे। यह सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर देखना है, इसको फिर से एक बार समझ लेने की जरूरत है। अब यहां पर समझना है कि थोड़ा सा कुछ वर्ड को इसमें और समझ लेना है। GDP, GNP और NNP, अब इसको समझ लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस, दिखाई पता नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीज को जानना है, अगर नहीं दिखाई पड़ा हो कोई बात नहीं, बोल देते हैं।
जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री और ज्योग्राफिकल एरिया विद इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और आउटसाइडर फॉरनर इज नोन एज जीडीपी। समझना बात को, जीडीपी में ही फर्क होता है। जीडीपी में 1 ईयर्स में, फाइनेंशियल ईयर जानते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको कैसे भी बोलेंगे 2021, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है 2021 है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ ये और ये खत्म होगा 31 मार्च 21 में। इस बीच में जितना प्रोडक्शन हुआ टोटल, उसी को कहते हैं जीडीपी। तो इसमें कंट्री मैन के अलावे कंट्री के बाहर के लोगों का भी हाथ है। अब यहां समझिए बात को, कंट्री में अब इंडिया में देखिए पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप और फिलिप्स है, वो कंपनी समझना मुश्किल है कौन देश का कौन विदेश का। तो वो कंट्री, अब पेप्सी कोका कोला का जो बिक्री हुआ वो भी जीडीपी में इंडिया का, लेकिन वो तो अपना प्रॉफिट कहां ले गए, अपना कंट्री। तो जीडीपी में उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इंडिया में वो पैसा नहीं रहा, कहां चला गया। जीएनपी उल्टा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये कंट्री के लोगों के द्वारा है प्रोडक्शन। टोटल इनकम ऑफ कंट्री में, टोटल प्रोडक्शन बाय कंट्री में आइदर इनसाइड कंट्री और आउटसाइड कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। ये भी एक साल में कंट्री मैन के द्वारा। अब इसको ऐसे समझिए, इंडियन के द्वारा समझिए, इंडिया के सेंस में इंडिया का आदमी ने एक साल में कितना प्रोडक्शन किया, चाहे वो इंडिया में करे या इंडिया के बाद अपने अमेरिका में जॉब कर रहा, तो पैसा कहां लाएगा, इंडिया लाएगा ना। तो इंडिया लाएगा वो पैसा, तो इंडिया का इनकम बढ़ेगा। जैसे जीडीपी में फॉरेनर कंपनी अपना पैसा प्रॉफिट लेके चला गया अपने कंट्री में, उसी तरह से इंडियन लोग जो फॉरेन में काम कर रहे हैं, बिजनेस है, फैक्ट्री ओनर है या वर्कर है, वही दिलाए। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ, जीएनपी इसको कहते हैं। और ये है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, बात को समझिए। नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है वो समझने की जरूरत है। कंट्री ने जितना प्रोडक्शन किया, कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ, उसको क्या करेंगे हम, एक्सपेंडिचर जो हुआ उसको माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंडिचर को जो हम माइनस करेंगे, उसके बाद शुद्ध मुनाफा उसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट जो आएगा उसी को कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करें, टोटल प्रॉफिट तो नहीं है, वो इनपुट में कॉस्ट लगा, तो उस कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद टोटल इनकम जो बचा, इनपुट को माइनस करने वाला, वो हमारा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। अब यहां पर इसको एक राउंड, यहां पर समझिए मटेरियल थिंग्स को फिर से बता देते हैं। लोग इनकम के अलावा और क्या चाहते हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मनी और मटेरियल थिंग्स दोनों एक चीज है, मनी और मटेरियल थिंग्स दोनों एक चीज है। पैसा बोले या पैसा से खरीदा जाने वाला चीज बोले, दोनों की बात एक ही रहेगी। तो यहां पे कभी कभी नॉन मटेरियल जो थिंग है वो ज्यादा मायने रखता है। लोग पैसा के साथ साथ और चीज भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा हो कि बीमार पड़ जाए लोग, तो पैसा के साथ साथ वो चाहते हैं कि नॉन मटेरियल थिंग्स भी मिले और फैमिली के लिए वो टाइम दे सके, बीमार पड़ने का चांस नहीं हो और फैमिली के लिए वो टाइम भी निकाल सके। मेडिकल फैसिलिटी हो, बच्चों को स्कूल का सुविधा हो, तो वो इस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये सिर्फ मनी की बात होगी और बाकी फैसिलिटी नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट
नहीं करेगा तो नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं है। नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या है, जो पैसा से नहीं खरीदा सकता है। अब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, वो पैसा से खरीदा नहीं सकता। फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो उसके साथ तो कंप्रोमाइज नहीं करते। जहां सिक्योरिटी नहीं रहेगी लोग काम नहीं करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट में देखते हैं कंफ्लिक्टिंग नोशन का मतलब क्या है। कंफ्लिक्ट में होता है झगड़ा। झगड़ा कब तक होता है, जब दो तरह के लोग होते हैं, दोनों का गोल अलग है। अब यहां पर बताया गया कि लैंडलेस लेबर जो है वो चाहते हैं कि इन मजदूरी बढ़े। जो बिग फार्मर्स है वो चाहते हैं कि मजदूरी नहीं बढ़े, यानी चीप लेबर चाहिए। यहां पर दोनों का जो नोशन है, नोशन मीन्स होता है गोल, लक्ष्य, तो कंफ्लिक्टिंग है, झगड़ा शुरू होगा। एक कहेगा मजदूरी बढ़ाओ, दूसरा कहेगा नहीं सस्ता लेबर मिलना चाहिए। ये कंफ्लिक्टिंग नोशन हो जाएगा। आप कंट्री को कंपेयर करेंगे, डाटा को देखेंगे। इकोनॉमिक्स में डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ना भी बुक पढ़ा जाए पूरा, अगर सिर्फ डाटा का ही स्टडी कर लिया जाए तो भी चैप्टर समझ में आ जाएगा टोटल का टोटल, बिना पढ़े तो डाटा से आ सकता है। तो इसमें डाटा देखेंगे कि हर कंट्री का जो है कंपैरिजन इनकम में तो आगे नहीं है। इनकम में आगे इसको दिया है कि महाराष्ट्र आगे, कुछ बहुत सारे कंट्री है, अरब कंट्री है जहाँ की इनकम बहुत ज्यादा लोगों की, लेकिन वो डेवलप कंट्री नहीं है, क्योंकि बाकी जो क्राइटेरिया है उसमें वो पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हर क्राइटेरिया में मार्किंग होती है, आप टोटल एवरेज अच्छा आएगा तभी रैंकिंग आपकी अच्छी होगी। बॉडी मास इंडेक्स फिर से निकाल लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स है कि आदमी का वजन कम है, यानी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, भोजन कम तो नहीं मिल रहा है कहीं। तो कैसे नापते हैं बॉडी मास इंडेक्स? सिंपल तरीका, अपने वजन को लिखना है पहले कितना किलो, फिर उसको डिवाइड करना है हाइट से। हाइट मीटर में लिखेंगे,